discussed about Argand plane. Argand plane. What is Argand plane? या इसी का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन. कॉम्प्लेक्स प्लेन या इसी का तीसरा नाम है गॉसियन प्लेन. प्लेन पर या कोऑर्डिनेट एक्सिस पर किसी पॉइंट का लोकेशन अगर पता करना हो तो आप पता कर सकते थे. अगर जनरली हम बताएं कि रिप्रेजेंट टू को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम नंबर लाइन खींचते हैं 0 1 2, इसको 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेकिन अगर किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करना हो इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, सपोज कर लेते हैं एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 2 और 3, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं और यहाँ पर x एक्सिस पर 2 यूनिट और y एक्सिस पर 3 यूनिट चल करके इस पॉइंट की पोजीशन को हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं या इसको हम लोकेट कर देते हैं. ठीक इसी पैटर्न पर अगर हम किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस प्लेन पर हम रिप्रेजेंट करें दैट प्लेन इज नोन एज ए आर्गेंड प्लेन. आर्गेंड प्लेन नॉर्मली देखा जाए तो वो भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसा ही है. उसमें बस चेंज क्या है कि जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो अगर इससे कंसर्न एक पॉइंट बनाया जाए तो इससे कंसर्न पॉइंट बनेगा x कॉमा वाई. इससे एक कंसर्न पॉइंट क्या बनेगा x कॉमा वाई. और इसे भी अगर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लें तो जो ये x है उसे मैं x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दूं और जो y है उसकी जो भी वैल्यू हो उसको मैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दूं. तो ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हो गया या रिप्रेजेंटेशन हो गया इन ए प्लेन में, जहां पर ये डिस्टेंस मेरा क्या है x और ये डिस्टेंस क्या है y. तो ये पॉइंट हो गया z जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स वाई से. लेकिन अगर इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. तो व्हाट इज आर्गेंड प्लेन? तो आर्गेंड प्लेन क्या है? एक ऐसा प्लेन जिसमें हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं. तो नोट कर लो डेफिनेशंस ऑफ आर्गेंड प्लेन. A plane in which we represent a complex number, a plane in which we represent a complex number geometrically is called आर्गेंड प्लेन. इसके अदर नेम भी हैं जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्योंकि प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्लेन, और या तो गॉसियन प्लेन के नाम से इसको जाना जाता है. ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, सपोज z is equal to 2 plus 3i is a complex number. Then if we want to represent this complex number on the Argand plane, then their corresponding points represents 2, 3. जहां 2 क्या है x एक्सिस x को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3 क्या है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को के इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो जब हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो x एक्सिस पर हम लोग 2 यूनिट चलेंगे. x एक्सिस पर कितने यूनिट चलेंगे 2 यूनिट, और y एक्सिस पर कितने यूनिट चलेंगे 3 यूनिट, 1 2 एंड 3. इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा दैट शोज 2, 3. और जब इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो दैट इज 2 plus 3i. दिस इज द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज, राइट 2 3 हियर, सपोज दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाई P. तो यहां जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को P से रिप्रेजेंट किया गया है दैट इज नोन एज ए आर्गेंड डायग्राम. इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई एनी पॉइंट in a Argand plane,
then such types of diagrams is known as a Argand diagram. Argand diagram. ओके अब देखो इसमें क्या आता है, फॉर एक जनरल हम लेते हैं, सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप अगर सपोज करो यहां पर अगर मैं x की वैल्यू क्या कर दूं, 0 कर दूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 व्हाट हैपन, यू गेट z इज इक्वल टू आई वाई, z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आई वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है, केवल इमेजिनरी पार्ट है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 व्हाट हैपन, z इज इक्वल टू आई वाई, इट मींस दिस कॉम्प्लेक्स नंबर शोज ओनली इमेजिनरी पार्ट। लेकिन अगर आप वहीं पर y इज इक्वल टू 0 कर देते हो तो z इज इक्वल टू एक्स एंड व्हाट हैपन, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन ओनली रियल पार्ट। तो देखो जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो हम y एक्सिस पर नहीं चलते, जैसा कि हमने दिखाया कि अगर z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i है तो इसे किस पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे, 2,3 से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें 2 जो है x एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा और y एक्सिस पर इसके इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो अगर मैं सपोज कर लूं किसी केस में अगर y 0 हो जाता है तो हम इमेजिनरी इस एक्सिस पर y एक्सिस पर नहीं चलेंगे, हम कहां चलेंगे, x एक्सिस पर चलेंगे। तो अगर x एक्सिस पर केवल चल रहे हैं जहां पर y की वैल्यू बिल्कुल 0 है, तो अगर मैं कोई पॉइंट इस x एक्सिस पर लेता हूं तो ये पॉइंट हमें जो x हमारे द्वारा जो x एक्सिस पर लिया जा रहा है वह एक ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा जो केवल रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसलिए x एक्सिस को इसी कारण हम लोग क्या कहते हैं, रियल एक्सिस कहते हैं। क्लियर, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0 है। उसी तरह से जब x की वैल्यू 0 होती है तो मैं x पर आगे पीछे नहीं चल सकता, मैं जब भी चलूंगा y पर आगे पीछे चलूंगा। तो जब y पर अप डाउन होगा तो y पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है जो क्या होता है, इमेजिनरी, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी होता है। इसी कारण इस एक्सिस को कौन सा एक्सिस कहा जाता है, इमेजिनरी एक्सिस कहा जाता है। तो आर्गेंड प्लेन में हम x एक्सिस और y एक्सिस न कह करके उसका नाम हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस के नाम से जानते हैं। अब हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर लिया था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इससे कंसर्न्स जो पॉइंट्स बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, x कामा y बनेगा। सपोज कर लेते हैं वो मैं इस यहां पर एक पॉइंट P के द्वारा यहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब सोचो व्हाट इज x, यहां से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये नोटेशन हमारा यहां से यहां तक का नोटेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, x, और y रिप्रेजेंट करने का मतलब अगर मैं यहां से यहां परपेंडिकुलर डाल दूं, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये रिप्रेजेंट करेगा y। ओके, अब देखो ये इसका क्या सेंटर है, इस सेंटर से OP क्या रिप्रेजेंट करता है, OP लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट OP is called modulus of z and represented by like this। और आपने इसके पहले पढ़ा था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो उसका जो मॉडुलस होता है दैट इज अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इट मींस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ऐसा आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहां पर ये जो लाइन है क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देखो ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल है, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर इसका नाम M रख लें तो इन ट्रायंगल PMO व्हाट हैपन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, एंड OM इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड PM इज व्हाट, दैट इज ये y, तो AB y होगा, ये y स्क्वायर हो गया, तो OP क्या हो गया,
OP हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉडुलस ऑफ z। सो इफ वी रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ऑर्गन प्लेन, then the line segment joining from origin to that point represent the modulus of z। क्लियर? और एक इसमें चीज और आती है कि ये जो लाइन सेगमेंट है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन आपको पता है कि एंगल का मेजरमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा माना जाता है? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा माना जाता है? नेगेटिव। तो इस एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शंस में इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड, थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और amplitude of z, and this is generally represented as argument of z or amplitude of z। तो यहां आर्गुमेंट ऑफ z क्या हुआ? थीटा। आर्गुमेंट ऑफ z या जिसे हम कह रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, ये किसके इक्वल हो गया? थीटा के इक्वल हो गया। अब अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे निकालोगे? तो देखो इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं tan थीटा निकालूं, क्योंकि ये डाटा आपको पता है दिस गिव्स y एंड दिस इज x, देन व्हाट हैपन? tan थीटा इज इक्वल टू y बाई x। एंड व्हाट इज द y? y इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z एंड x इज द रियल पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का रेशियो निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा? दैट इज tan थीटा। और यहां से थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगा tan इनवर्स इमेजिनरी ऑफ z बाई रियल ऑफ z। इस तरह से करके हम किसी भी दिए गए कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। और उसका मॉडुलस कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, तो एक चीज आपको देखने को मिला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखा गया है जो x प्लस आई वाई के फॉर्म का है, इसको जब मैं ऑर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये ऑर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? जस्ट लाइक इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपको पॉइंट मिल रहा है ऑर्गन प्लेन में वो x, y मिल रहा है। लेकिन वहीं इसी ऑर्गन प्लेन में अगर इस पॉइंट की पोजीशन को या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं दूसरे तरह से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो एक तरह से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो पोजीशन क्या है? आर थीटा। आर थीटा, आर क्या है? ओ से पी के बीच का डिस्टेंस। अगर किसी पॉइंट, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का को लोकेट करना हो हमें ऑर्गन प्लेन के अंदर, लेकिन उसका फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म में मैं ना दिखाऊं, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में ना दिखाऊं, दूसरे फॉर्म में दिखाऊं, आर और थीटा के रूप में। आर मीन्स क्या? ओरिजिन से उस पॉइंट का क्या डिस्टेंस है और उसने एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शंस में कितना एंगल बना रखा है। अगर ये दो डाटा मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो उस पॉइंट की पोजीशन एग्जैक्टली मैं आर कॉमा थीटा के रूप में लिखता हूं। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? पोलर फॉर्म कहलाएगा। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? पोलर फॉर्म कहलाएगा, जहां आर क्या है? मॉडुलस ऑफ ओपी, और थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z। तो अब देखो पोलर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कोई भी जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो उसका जो r है, r मीन्स ये जो आपने मॉडुलस z निकाला अर्थात OP, ये तो इजीली निकल जाता है, मगर आर्गुमेंट इजीली नहीं निकलता। उसके पीछे कुछ रीजन है, क्योंकि देख रहे हो कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये OP हमेशा 2 पाई एंगल के बाद बार बार आएगा, 2 पाई एंगल के बाद बार बार आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई, जैसे मान लो ये मान लो पाई बाई 4 है, तो जब वंस कंप्लीट सर्किल रिवॉल्व करके आओगे तो फिर 2 पाई के बाद फिर पाई बाई 4 मिल जाएगा। तो अगर मैं इसका आर्गुमेंट खोजने की कोशिश करूं तो बार बार आपको लगेगा एक बार पाई बाई 4 कहूं कि 2 पाई बाई 4 कहूं कि क्या कहूं। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स के तमाम आर्गुमेंट मिलने लगते हैं तो उस समय उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक आर्गुमेंट अगर हमें सर्च आउट करना होता है तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिया जाता है। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -पाई से ग्रेटर
मान लो ये थीटा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो माइनस पाई और प्लस पाई के बीच होती है। अब इस आर्गुमेंट को कैसे निकाला जाता है, क्योंकि मॉडुलस निकालने में, आर की वैल्यू निकालने में टेंशन नहीं है, जो भी टेंशन है थोड़ा सा आर्गुमेंट निकालने के लिए है। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसको जब पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे। सपोज कर लेते हैं कि ये z है, ये एक पॉइंट P है जो x कॉमा y है, तो हमने OP को रिप्रेजेंट किया था, OP रिप्रेजेंट मॉडुलस, दिस रिप्रेजेंट x एंड दिस रिप्रेजेंट y। अभी आपने पढ़ा, ये इसका क्या है, आर्गुमेंट है, और इसको हमने कहा था मॉडुलस z, और मॉडुलस z को नॉर्मली हमने क्या रिप्रेजेंट किया था, r से रिप्रेजेंट किया था। अब आप देखो इस ट्रायंगल को जरा देखो, इस ट्रायंगल में अगर मैं कहूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बाई आर, x बाई आर की वैल्यू क्या होगी, तो x बाई आर की वैल्यू होगी cos थीटा। देखो ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो x बाई आर मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, cos थीटा होगा, एंड परपेंडिकुलर बाई आर मीन्स y बाई आर किसके बराबर होगा, साइन थीटा होगा। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू हो गई r cos थीटा, और यहाँ से y की वैल्यू हो गई r साइन थीटा। तो अगर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर p के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है p कॉमा एक्स वाई, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हमने कार्टेशियन सिस्टम में लिख रखा है, अगर उसको पोलर फॉर्म में बदलना हो तो इस r के जगह मैं क्या लिखूंगा, r cos थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, y के जगह पर रख दिया r साइन थीटा। अब r कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कार्टेशियन सिस्टम्स में लिखा है जस्ट लाइक x प्लस आई वाई आर्गन प्लेन पर दिखाया जा रहा है, नॉर्मल फॉर्म में दिखाया जा रहा है, अगर उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो r और थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, जहां r क्या है, दैट इज द मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा क्या है, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ z या एम्पलीट्यूड ऑफ z होगा। तो बच्चों जब भी r ये z की वैल्यू निकालना होगा, मॉडुलस ऑफ z निकालना होगा, तो इसको तो मैं निकाल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट से। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वेरी नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसमें x का स्क्वायर कर देना, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लेना, ये तो इजीली निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है इस आर्गुमेंट को फाइंड आउट करने में। तो आर्गुमेंट निकालते समय मैं क्या करूंगा कि देखो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दिया हुआ है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, तो केवल उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के साइन को देख करके मैं बता सकता हूं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। जैसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, तो इसमें देखो x की भी वैल्यू 0 से बड़ी है और y की भी वैल्यू 0 से बड़ी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है -2 प्लस 3i, यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है और y की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है। अगर z की वैल्यू लिखा है -2 माइनस 3i, तो यहाँ x की भी वैल्यू 0 से छोटी है और y की भी वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा गया है z इज इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। तो अगर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ नंबर लाइन पर, तो देखो 2 3 जब x 0 से बड़ा होगा तो हमारा जो ये रियल एक्सिस है और ये जो इमेजिनरी एक्सिस है, इसमें x 0 से बड़ा यहाँ है और y 0 से बड़ा यहाँ पर है, x 0 से छोटा यहाँ पर है और y 0 से छोटा यहाँ पर है। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर x 0 से बड़ा है और y 0 से बड़ा है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर z मीन्स ये पॉइंट हमको क्या मिलेगा 2,3, वो 2,3 कहां पर एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। ओके लेकिन यहां x लेस देन 0 है एंड y ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, वो कहां एग्जिस्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और वो किस पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, -2,3 से रिप्रेजेंट होगा। ओके Z3 को रिप्रेजेंट करोगे तो देख रहे हो यहां x भी 0 से छोटा, y भी 0 से छोटा, तो कौन सा प्लेन है, कौन सा पार्ट है,
थर्ड पार्ट। तो यहां पर यही कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर रिप्रेजेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। वही यहां पर क्या है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 0 से छोटी है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर रिप्रेजेंट हो रहा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अब प्रॉब्लम तो ये है कि अगर हम दोनों का मॉडुलस निकालने की कोशिश करें, किसी का भी मॉडुलस निकालें, अगर इसका मैं मॉडुलस निकालूं तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 9, दैट इज √13। इसका मैं मॉडुलस निकालूं, Z1 का मॉडुलस है, अगर Z2 का मॉडुलस निकालूं तो दैट इज √-2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 प्लस 9, दैट इज √13। अगर मैं इसका मॉडुलस निकालूं Z3 तो ये भी क्या होगा, -2 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये आपको क्या मिलेगा, वंस अगेन 4 प्लस 9 दैट इज √13। और अगर मैं Z4 का मॉडुलस निकालूं तो भी हमें क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू √13। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो 4 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो डिफरेंट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका मॉडुलस हमेशा क्या आ रहा, सेम आ रहा। जबकि ये ऑर्गन प्लेन में 4 पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 प्लेस पर रिप्रेजेंट है, 4 अलग अलग क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका मॉडुलस क्या आ रहा, सेम आ रहा। तो अब आप सोचो कि अगर किसी इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें पोलर सिस्टम में लाना है तो एक एंगल थीटा को हमें एग्जिस्ट कराना होगा, और वो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अलग होना चाहिए, सेकंड के लिए अलग होना चाहिए, थर्ड के लिए अलग होना चाहिए, और फोर्थ के लिए क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। क्योंकि जो ये मॉडुलस जेड है, ये जो डिस्टेंस है जिसमें हम आर कह रहे हैं, वो तो हर केस में सेम आ रहा, किसी भी क्वाड्रेंट में जाए वो सेम आ रहा। तो आर्गुमेंट हमें समझना बहुत आवश्यक है, उसको कैसे समझाया जाए। तो इसको समझने के लिए समझो कि अगर देखो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से है कि अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा, तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मान लो ये क्या है, फाई है, ये एंगल क्या है, फाई है। तो यहां पर ये आर्गुमेंट, मतलब ये मान लो O है, ये P है, ये मान लो O है, तो OP आपका मॉडुलस ऑफ जेड हो गया। और ये मॉडुलस ऑफ जेड एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म करेगा, दैट इज नोन एज ए आर्गुमेंट ऑफ Z, argument of the complex number, and in this case we write theta is equal to phi। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अगर आप tan phi निकालोगे, ध्यान देना, आपको ये y पता होगा, ये x पता होगा, यहां tan phi निकालोगे तो क्या निकलेगा, that is y by x, that is y by x। और यही y by x क्या होगा, यही y by x हमको क्या देगा, y by x का रेशियो का अगर मैं tan इनवर्स ले लूं तो हमें क्या मिल जाएगा, आर्गुमेंट मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो फाई की वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। क्लियर? क्योंकि आर्गुमेंट ये है। लेकिन अगर यही पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता तो यहां पर आर्गुमेंट क्या होता, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो OP की पोजीशन क्या होगी, ये होगी। अब मैं पूछूं व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ दिस, तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज थीटा। क्लियर? लेकिन अगर ये थीटा निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस रिप्रेजेंट y एंड दिस रिप्रेजेंट x। तो ये एंगल मैं इजीली निकाल सकता हूं tan phi के फार्मूले से, tan phi इज इक्वल टू y बाई एक्स से करके मैं phi की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अब क्या ये phi आर्गुमेंट होगा, तो नहीं। आर्गुमेंट क्या होता है, इस OP की पोजीशन, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस में जो हम एंगल मेजर करेंगे वो क्या होगा, थीटा होगा। और ये थीटा हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो अगर ये थीटा निकालना है तो ये तब पता चलेगा जब आपको ऐसे फाई कैलकुलेट कर लो। और फाई कैसे कैलकुलेट होगा, इस फार्मूले से कैलकुलेट होगा। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो उसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा। और ये एंगल इस पूरे एंगल में से ये आपने जो फाइंड आउट किया है इस फार्मूले के थ्रू, उसको सब्ट्रैक्ट करने से पता चलेगा दैट इज पाई माइनस थीटा, सॉरी पाई माइनस फाई।
पाई माइनस फाई। तो यहां आर्गुमेंट ऑफ जेड मीन्स थीटा जो हो गया वो क्या हो गया, पाई माइनस फाई हो गया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करने का मतलब वो क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में होगा। अब यहां की बात करूं, ये मान लो P है, ये मान लो O है, यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा तो इसमें ये Y होगा और ये क्या होगा, X होगा। तो ये एंगल में अगर फाई मान लूं तो यहां tan फाई की वैल्यू कैसे निकलेगा, उसी तरह से जैसे आप पहले निकाले थे। और जब tan फाई निकालूंगा तो मुझसे फाई निकल जाएगा, और जब फाई निकल जाएगा तो ये फाई निकला। तो बच्चों अगर इसका आर्गुमेंट मैं निकालने की कोशिश करूं तो देखो आर्गुमेंट ऐसे निकलेगा। ये आर्गुमेंट कितना होगा, यहां से यहां तक का एंगल तो पाई हो गया, ये एंगल पाई हो गया, और ये कितना हो गया, फाई हो गया। तो यहां पर जो थीटा निकला वो निकला पाई प्लस फाई। फाई आपने निकाल रखा है और ये 180 है, ये दैट इज पाई माइनस पाई प्लस फाई हो गया। लेकिन इस आर्गुमेंट को मैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो बच्चों यहां से यहां तक का एंगल कितना है, ये पाई है, लेकिन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हो तो ये माइनस पाई हो जाता है। ये बात क्लियर है। तो अभी माइनस हम बाद में लगाएंगे। अभी यहां से ये एंगल कितना, पाई, और उसमें से अगर फाई घटा दें तो ये क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा। लेकिन चूंकि ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रखा है, इसलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चूंकि मेजर किया गया एंगल निगेटिव होता है, इसलिए पाई माइनस फाई विद निगेटिव साइन आ जाएगा जो आर्गुमेंट होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड ये जो निकाले, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज चलूं तो ये मुझे ये मिलेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज चलूं तो क्लॉकवाइज में ये पूरी एंगल पाई माइनस फाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या होगा, पाई माइनस फाई। देखो पूरा एंगल पाई और उसमें से फाई निकल गया। लेकिन आपका मेजरमेंट किधर से है बच्चा, मेजरमेंट ये किधर से है, मेजरमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो बच्चा हम यहां पर क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। तो ये दोनों तरीका हो गया आर्गुमेंट रिप्रेजेंट करने का। क्लियर। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब कोई पॉइंट हमारी एग्जिस्ट करती है तो ये पॉइंट आपका P है, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला, ये आपको मिलेगा Y, ये मिलेगा X और ये आपको मिलेगा फाई। वंस अगेन आप tan फाई को कैसे निकालोगे, Y बाई एक्स करके फाई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो अगर मैं इसका आर्गुमेंट निकालूं तो आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर व्हिच एग्जिस्ट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो क्या करना पड़ेगा, या तो भाई मैं ऐसे करूं, देखो यहां से ये पूरा एंगल कितना है 2 पाई और उसमें से फाई घटा दूं, क्योंकि एग्जैक्ट डायरेक्शंस में तो जो आर्गुमेंट होता है वो ये होगा, जरा ध्यान देना, पॉजिटिव डायरेक्शंस में जो एंगल का मेजरमेंट होगा दैट इज द आर्गुमेंट। ये आर्गुमेंट आपको बताओगे और वो आर्गुमेंट होगा दैट इज 2 पाई माइनस फाई। या अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे इतना ही एंगल मेजर करना होगा और दिस एंगल क्या है, माइनस फाई, क्योंकि आपने फाई निकाला और चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो यही क्या हो जाएगा, माइनस फाई। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आर्गुमेंट निकालना चाहूं तो हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दिस इज द क्वेश्चन in which a complex number is given and we want to represent this complex number in the polar form। तो देखो इसको कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये पोलर फॉर्म दिया किस में है, ये पोलर फॉर्म में न दे करके आर्गेंट प्लेन पर दिया है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। अगर आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हमने कहा था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई को अगर पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो उसको किसके बराबर लिख दिया जाए, r cos थीटा प्लस i sin थीटा के बराबर लिख दिया जाए। और अभी पिछले आर्टिकल में ये सब हमने देखा था। तो यहां पर इसकी कंपेरिजन हम करेंगे r cos थीटा प्लस i sin थीटा से। तो जब कंपेयर करेंगे तो यहां देखो रियल पार्ट क्या है, r cos थीटा प्लस i, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, r sin थीटा। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा रियल पार्ट दिया दैट इज -1 और इमेजिनरी पार्ट जो दिया है √3। तो r cos थीटा किसके बराबर हो गया,
-1 के, और r साइन थीटा किसके बराबर हो गया, √3 के हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, ये हमें 2 इक्वेशन मिला, अब इसको r cos थीटा प्लस i साइन थीटा के रूप में अगर हमको तोड़ना है तो ही पोलर फॉर्म में बदलेगा, और अगर ऐसा तोड़ना है तो हमें r की वैल्यू चाहिए और थीटा की वैल्यू चाहिए। अब उस चीज को कहां से निकाला जा सकता है, r और थीटा, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से निकाला जा सकता है। तो लिखोगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। लेफ्ट साइड का स्क्वायर करके ऐड कर लिया, तो r स्क्वायर कॉमन होगा और यहाँ मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3, ये हो गया r स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू हो गई 2। अब चूंकि डिस्टेंस, व्हाट इज r, r इज द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए r की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब आते हैं, हम निकालते हैं tan थीटा, क्योंकि r निकल गया, अब हमें चाहिए आर्गूमेंट। तो आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tan थीटा निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, आप इसमें क्या करो, r साइन थीटा में r cos थीटा को डिवाइड कर दो। तो जब आप r साइन थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर दोगे तो r साइन थीटा की वैल्यू क्या है, √3, और इसकी वैल्यू कितनी है, -1, ये कट गया, आपको tan थीटा इज इक्वल टू मिल गया -√3। कि हमें फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई निकालने के लिए हम लिखेंगे tan फाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ tan थीटा। देखो जब भी कैलकुलेट करना हो हमें निकालना है, हमने तो tan थीटा निकाला, tan थीटा की वैल्यू आई √(-) आई। अब हमें यहां से निकालना, ये फाई निकालना, और वो फाई कौन सा एंगल है, ये एंगल है। ये कैसे निकलेगा, इसको सोचो। तो ये tan फाई जो निकलेगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मॉडुलस के साथ आएगी। तो जब मॉडुलस लोगे तो ये कितना हो गया, -, tan थीटा की वैल्यू क्या है, -3 है, आपने ऐसे लिख लिया। अब ये क्या दे दिया, √3 दे दिया, और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan √3 tan 60 डिग्री, 60 मीन्स π/3। तो ये हो गया tan फाई की वैल्यू हो गई π/3, तो यहां से फाई की वैल्यू क्या मिली, π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या मिला, आर्गुमेंट ऑफ जेड मिल गया π-5, ये हो गया π-π/3, दैट इज 2π/3। तो इसका जो आर्गुमेंट, ये हमारा जो थीटा बन रहा है, वो थीटा क्या बन रहा है, 2π/3 बन रहा है। ये क्लियर हुआ। तो अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां r की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, 2, और थीटा के जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा, 2π/3 प्लस i साइन 2π/3। तो ये हो गया पोलर फॉर्म ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर इस बात का ध्यान देना कि जो भी इक्वेशन आया, इसको हमें सेकंड इक्वेशन साइन थीटा में कॉस थीटा वाले से डिवाइड करना है। ये जो वैल्यू आएगी tan थीटा की वैल्यू आएगी। चूंकि tan थीटा ये आ रहा है, और इसके थ्रू मैं डायरेक्टली निकालने के बजाय मैं सीधे क्या कर लूंगा, इस tan फाई निकालूंगा, ये वाला। और ये tan फाई क्या कैसे निकलेगा, इसका मॉडुलस ले लोगे, tan फाई जो निकलेगा tan थीटा का मॉडुलस निकलेगा। और tan थीटा की वैल्यू है -√3, यहाँ -√3 रख के +√3 हो गया। अब +√3 tan कितने की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल लिए।